हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चे। एक बहुत बड़ा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दरअसल अपने आप में छोटे छोटे चैप्टर्स का ना एक क्लस्टर था, जिसके अंदर हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए और सारे के सारे अपने आप में ना धुरंधर चैप्टर थे। या तो वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे वहां से, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बना किसी चैप्टर से तो वो चैप्टर आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, ये बात श्योर है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सीधी सी एक ही बात हमें इसमें समझनी है, बॉड मास। बॉड मास के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 20 में से एक एक सवाल को उठाना है हमें। देखो, एक सवाल नंबर सिस्टम से फिक्स है आपका, जो या तो डिविजिबिलिटी से बनने के चांस ज्यादा हैं या फिर रिमाइंडर थ्योरम से, अगर मैं प्रीवियस ईयर के डेटा को देखूं तो। हालांकि पढ़े हमने पांचों चैप्टर बहुत डिटेल में है, कहीं से भी आ जाएगा, आप उड़ा दोगे। एक सवाल तो नंबर सिस्टम से फिक्स कर लिया, बचे कितने? 19 सवाल। अब एक सवाल जो है आपका बॉड मास से बनेगा। फिक्स है कि बॉड मास से आपका सवाल बनना है सिंप्लीफिकेशन से। इसके बाद हमारे बचेंगे केवल और केवल 18 क्वेश्चन। और ये बॉड मास का जो एक सवाल है ना, इसे हम आज ही क्लियर कर लेंगे। इतना छोटा चैप्टर है कि बच्चे ये आपका आज ही एंड हो जाएगा, है ना। तो चलिए, उससे पहले कल का होमवर्क क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर क्या बन रहा है भाई? कह रहा है यदि n बराबर 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3 है और n को मैं 102 से विभाजित करूं तो रिमाइंडर क्या मिलता है। देखो, सबसे पहले आपको कल मैंने एक बताया था कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो वो a प्लस बी से विभाजित होगा, a प्लस बी से। अब इन संख्याओं में ना आप एक पैटर्न देख रहे होगे कि 24 और 27 मिलकर 51 बनाते हैं और 25 और 26 मिलकर 51 बनाते हैं। 25 और 26 मिलकर 51 बनाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में रखता हूं तो यहां से मुझे मिलेगा ए प्लस बी, यानी कि 24 प्लस 27 अलग, और यहां क्या मिलेगा? 24 क्यूब प्लस 27 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी। 27 गुणा 24 प्लस यहां मिलेगा 25 प्लस 26 ए प्लस बी, और यहां मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी। 25 गुणा 26। अब बच्चे यहां आप एक चीज नोटिस करना, कभी भी मैं किसी इवन नंबर को इवन नंबर के साथ जोड़ता हूं, सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ता हूं या घटाता हूं, तो मुझे सम संख्या मिलती है। कभी भी मैं किसी भी ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ जोड़ता हूं या घटाता हूं, विषम को विषम के साथ जोड़ता हूं या घटाता हूं, तो भी मुझे सम इवन मिलता है। अगर मैं किसी इवन को ऑड के साथ जोड़ता या घटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे ऑड नंबर मिलेगा, तो मुझे विषम संख्या मिलेगी। तो ये तो हो गया 51, और यहां भी हो गया 51। 51 तो ले लो आप बाहर, और यहां आप एक चीज देखो भाई, यहां से मुझे 24 का स्क्वायर इवन नंबर मिलना है, 27 गुणा 24 इवन नंबर मिलना है, ठीक है। तो इवन माइनस इवन कितना हो गया? इवन, और ये 27 का स्क्वायर ऑड। तो इवन प्लस इवन या माइनस इवन, इवन, और वो ऑड के साथ मिलेगा तो ओवरऑल क्या मिलेगा? ओवरऑल ऑड मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग यहां भी यही केस होगा कि ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा? ओवरऑल मुझे ऑड मिलेगा। तो यहां से ऑड प्लस ऑड मिलकर क्या बना देगा? इवन।
और इवन का मतलब क्या होता है बच्चे? इवन का मतलब होता है कि वो संख्या हमारी दो से जरूर कटेगी, और दो से कटेगी तो भैया आप दो को 51 के साथ गुणा कर सकते हो। 51 गुणा दो गुणा कोई नंबर हम यहां पर बचेगा, कोई भी नंबर बचेगा। जब मैं दो यहां से ले लूंगा तो ये हो गया 102 गुणा नंबर। इसका मतलब है कि अगर मैं इस पूरी संख्या को 102 से भाग दूं, जो कि सवाल कह रहा है, तो भैया वो पूरा पूरा कट जाएगा और मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा बच्चा, मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0। एसएससी जीडी का पूछा गया अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए एंड करते हैं इस चीज को और आज हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजें मैं आपको बताऊंगा भाई। सरलीकरण बच्चे, ये चैप्टर ऐसा है, सुनना मेरी बात। अब आप पेन को साइड में रख दो और 1 मिनट मेरी बात सुनो। जो सरलीकरण है ना, इसमें सारा बॉड मास पढ़ेंगे हम, बहुत बारीकी में आपको पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर ऐसा है जो अक्सर सवालों को गलत कराता है। क्यों? बॉड मास ऐसा रूल है, सवाल आएगा आपको लगेगा बहुत आसान है मैं कर लूंगा, आप उसमें घुस जाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका उसमें टाइम वेस्ट होगा। कम से कम 2 से ढाई मिनट आपको लग जाएंगे, 2 से ढाई मिनट। और उसके बाद भी चांसेस होंगे कि आपका सवाल गलत हो जाए, क्योंकि अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं तो फिर चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए हेक्टिक होंगी, टाइम भी वेस्ट होगा और सवाल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही प्लस माइनस डिवाइड इनटू का फर्क होता है और पूरा का पूरा सवाल खत्म। तो बहुत छोटी छोटी चीजें बारीकी बताऊंगा और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसमें कि हम, देखो ये सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन तो बच्चे यहाँ करनी पड़ेगी, है ना, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। लेकिन उन कैलकुलेशन में भी मैं क्या ट्रिक लगा सकता हूं, क्या ऐसी चीज लगा सकता हूं कि सवाल जल्दी भी हो और एक्यूरेसी के साथ भी हो, जल्दी भी हो और एक्यूरेसी के साथ भी हो। दोनों के लिए आपको मैं बताऊंगा बाद में चीजें, लेकिन उसके लिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अब सरलीकरण में सबसे पहले बात आती है बच्चे किसकी? बॉड मास की। BODMAS। फुल फॉर्म क्या है इनकी, आप लोगों में कोई बताएगा मुझे? जानते होंगे सभी लोग। BODMAS फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, जिस जिसकी भी फुल फॉर्म आपको पता है इनमें से, जिसकी भी आप जानते हो। भाई B4 होता है ब्रैकेट, B4 होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि हिंदी में जिसको क्या कहते हैं? कोष्टक, कोष्टक, है ना। अब वो ऐसा कोष्टक भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, अजला मजला कोष्टक भी होता है, कैसा भी कोष्टक हो सकता है ना। दूसरे नंबर पे आता है ऑफ। ऑफ हिंदी में इसको बोलते हैं का, क्या बोलते हैं? का। और इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है, मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब, चीजों को आपस में गुणा करना। अब कूट दूंगा, एक कह रहा है B4 ब्रेकफास्ट। पढ़ लो, ये खाने पीने की चीजें पढ़ाई में मत घुसाओ, मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। D4 होता है डिवीजन। क्या होता है बच्चा? D4 होता है डिवीजन, यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाग या विभाजन, विभाजन। ठीक है भाई। M4 होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी कि इसका मतलब होता है गुणा। आप कहेंगे सर इसका मतलब भी गुणा, इसका भी गुणा। रुको तो सही थोड़ा। ए मतलब होता है एडिशन, एडिशन यानी कि योग, और एस होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी कि आप कहेंगे घटाना। तो ये कुछ रूल हैं बॉड मास के। अब जिनमें मैंने बोला B4 ब्रैकेट
O फॉर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर आपका सब्ट्रैक्शन। अब सर बॉड मास ही क्यों कहते हैं? बॉड मास ही क्यों कहते हैं, सबसे पहला सवाल आया। बच्चे है क्या, दरअसल ना ये एक परिवार है। पेन रख दो साइड में भाई साहब, ब्लैक टी शर्ट आप पेन रख दो साइड में। मैंने बोला ये एक फैमिली है, एक परिवार है, और इस फैमिली के पास आप जाते हो तो सबसे बड़ा मेंबर है बी, सबसे बड़ा मेंबर ये परदादा है, उनके बेटे हैं ऑफ, उनके बेटे हैं डी, उनके बेटे हैं एम, और ये दोनों भाई बहन हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कौन है, भाई बहन है, दोनों जुड़वा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव जो है, ये दोनों के दोनों भाई बहन है, इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। यहां आपने क्या करना है, जब भी आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप किसी भी सवाल को बच्चा सॉल्व कर रहे हो, उस सवाल में आपने क्या करना है, इसी फ्लो में साइन को सॉल्व करना है, इसी फ्लो में। यानी कि सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर इस परिवार के सबसे बड़े मेंबर को अगर आपने सबसे पहले नमस्ते या पैर नहीं छुए तो भाई ये बुरा मान जाएगा। सबसे पहले इनके पैर छूने हैं, फिर इनके पैर छूने हैं, फिर इनके, फिर इनके, इनके पैर नहीं छूने हैं क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, ये बच्चे हैं, ये बुरा नहीं मानेंगे अगर इनके पैर नहीं छूओगे तो। हाँ, अगर आपने ऐसा किया कि आप इस फैमिली के पास गए और आपने सबसे पहले जाते ही, ये भी बैठे हुए थे, ये भी बैठे हुए थे, लेकिन आपने डिवीजन के पैर छू लिए, भाई ये दोनों बुरा मान जाएंगे और सवाल गलत हो जाएगा। ये सारे लोग बैठे हुए हैं और आपने इसके पैर छू लिए जाके, तो ये बुरा मान जाएंगे और सवाल गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, दूसरी बात आपसे मैं कहता हूं कि ये दोनों कहीं बाहर गए हुए हैं, परिवार में से दोनों कहीं बाहर गए हुए हैं, और ये दोनों बैठे हुए हैं, ये दोनों है, ये दोनों नहीं है। अब इन दोनों को अगर मैं हटा दूं तो अब परिवार का सबसे बड़ा मेंबर कौन है, अब परिवार का सबसे बड़ा मेंबर, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं ना कभी नहीं भूलोगे और सवाल कभी गलत होगा भी नहीं, ध्यान रखना। सर अब तो परिवार का सबसे बड़ा मेंबर डिवीजन है, आप गए और सीधे लेट गए मल्टीप्लिकेशन के पैरों में, आपने डिवीजन को देखा ही नहीं, आप सीधे क्या गए, आप मल्टीप्लिकेशन के पैरों में लेट गए, आपने डिवीजन को देखा ही नहीं। सवाल गलत होगा या सही होगा, अभी सवाल मैंने शुरू ही नहीं किया। टेक्निकली बताओ, टेक्निकली बताओ कि आप डिवीजन घर में सबसे बड़ा मेंबर है क्योंकि ये दोनों कहीं बाहर गए हुए हैं, और आप जाते ही मल्टीप्लिकेशन के पैरों में सीधे लेट गए, तो सवाल गलत होगा या सही होगा, सर गलत होगा। क्यों, अब घर का सबसे बड़ा मेंबर डिवीजन है तो भाई साहब सबसे पहले तो इसके पैर छूने चाहिए, छूने चाहिए ना, एक फ्लो बनता है ना। चलो इतनी कहानी भी क्लियर है। मान लो घर में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये दोनों बैठे हुए हैं, ये दोनों बैठे हुए हैं, और आप जाते मल्टीप्लिकेशन के पैरों में लेट गए सीधा, तो सवाल गलत होगा या सही होगा, सर गलत होगा क्योंकि घर का बड़ा मेंबर बैठा हुआ है, वो बुरा मान जाएगा। चलो ये भी ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, घर के तीनों बड़े मेंबर बाहर गए हुए हैं, ये तीनों बैठे हुए हैं, आपने के पास मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। आपने क्या किया, आप जाते ही सबसे पहले ना एडिशन के पैरों में लौट गए। मैंने कहा यार यहां तो लेटना ही नहीं था, ये दोनों तो बच्चे हैं, इनको तो नमस्ते ना भी करोगे तो चलेगा, है ना। तो आप एडिशन के पैरों में लेट गए। अब घर का बड़ा मेंबर तो मल्टीप्लिकेशन था क्योंकि ये तीनों तो थे ही नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे, तो भाई अकॉर्डिंग टू रूल टेक्निकली तो बनता है कि हम मल्टीप्लिकेशन के पैर छुए जाके, लेकिन आपने तो एडिशन के पैर छुए, इसके पैरों में लेट गए, तो सवाल हो जाएगा गलत। तो आपको सबसे पहले किसके पैर छूने हैं, मल्टीप्लिकेशन के।
पैर छूने का मतलब है सबसे पहले इस साइन को सॉल्व करना है, इस फ्लो में साइन को सॉल्व करना है। तो जो बात मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं बच्चे, आप उस बात को समझ गए हैं कि किसी भी सवाल में अगर हमें साइन दे रखे होंगे तो भैया आपको इसी फ्लो में साइन को सॉल्व करना है। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, एक एक करके, वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, यहां से एडिशन सब्ट्रैक्शन से मैं शुरू करता हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो वन बाय वन मैं शुरू करता हूं। मैंने आपसे बोला कि 6 + 4 - 3 + 10 - 9। अब मेरे पास जो साइन है ना वो सारे के सारे प्लस माइनस के हैं। मैंने कहा प्लस माइनस में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमें इनके पैर छूने ही नहीं है, ये दोनों बच्चे हैं। और यहां पर सारे के सारे साइन किसके हैं, प्लस और माइनस के। तो आपने क्या करना है, जितनी भी संख्या प्लस वाली है, जितनी भी संख्या प्लस वाली हैं उनको अलग जोड़ लो। जितनी भी संख्या प्लस वाली है, तो 6 और 4 10, 10 और 10 20। प्लस वाली संख्या को तो अलग जोड़ लिया आपने, और जितनी भी संख्या माइनस वाली है उनको अलग जोड़ लो। ये -3 है, ये -9 है, तो 3 और 9 12, तो ये हो जाएगा -12। आपने प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लिया और आपने माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लिया। अब हमें क्या मिला, 20 - 12 दैट इज 8। तो कभी भी अगर प्लस और माइनस के ही साइन आपके पास हो तो टेंशन लेना ही नहीं है। प्लस वालों को अलग जोड़ लो, माइनस वालों को अलग जोड़ लो, कोई सा भी बुरा नहीं मानेगा, कोई सा भी बुरा नहीं मानेगा। चलो आगे एक सवाल मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, मैंने कहा 15 + 3 - 8 × 2। अब ये सवाल देखो आप, ये आपके पास सवाल है जहां पर प्लस माइनस और गुणा का ही साइन है केवल। तो अब यहां अगर आपने घर के बड़े मेंबर को नमस्ते नहीं किया, राम राम नहीं किया, तो भाई साहब घर का बड़ा मेंबर बुरा मान जाएगा और सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां अब मल्टीप्लाई भी आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस से पहले घर के बड़े मेंबर को नमस्ते करना है, यानी कि उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है। तो यहां आपने अगर 3 और 3 6 कर दिया ना, अगर आपने 3 + 3 6 कर दिया, मैं कह रहा हूं सवाल बुरा मान जाएगा और गलत हो जाएगा। यहां 3 + 3 6 नहीं करना है बच्चे, यहां घर का बड़ा मेंबर अभी बैठा हुआ है, कौन, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको 15 × 3 पहले करना है। क्या करना है बच्चे, 15 × 3 दैट इज 45 +3 माइनस, अभी ये भी घर का बड़ा मेंबर है मल्टीप्लीकेशन, और 8 दूनी 16। तो क्या मिल गया हमें, अब प्लस माइनस बचा हुआ है, तो 45 और 3 48 -16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 32। तो चीजें थोड़ी सी दिमाग में सेट हुई कि किस तरीके से हमें करना होता है। चलो और थोड़ा सा एक साइन और ऐड करता हूं इसमें, एक बार बोर्ड मास के सारे साइन ऐड कर दूंगा, फिर इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आपको बताऊंगा और लास्ट में वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आपने सवाल को सॉल्व करना है। अभी हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई को ऐड कर लिया है, एक स्टेप और ऊपर चलो, घर का और एक बड़ा मेंबर लो। कौन कौन ले लिए हमने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो डिवीजन को और ऐड कर लेते हैं। सवाल है मेरे पास 100 × 50 ÷ 10 +5 -3 × 6। बताइए सवाल का जवाब।
यहां पर आपके पास प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है, भाग भी है। चार साइन मैंने ले लिए। इनका केस क्लियर करके ना फिर आगे चलते हैं, फिर एक और साइन ऐड कर लेंगे तो आपके दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें किस फ्लो में सवाल को सॉल्व करना है, कौन से साइन को पहले सॉल्व करना है। तो यहां अब घर का सबसे बड़ा मेंबर मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ा मेंबर आ चुका है घर का। हम अगर इनके घर में एंट्री करेंगे ना तो हम मल्टीप्लाई के पैरों में नहीं लेटेंगे। मल्टीप्लाई से बड़ा भी एक मेंबर है, कौन? डिवीजन। क्योंकि हमारे पास एक चीज पता है, BODMAS, है ना। तो भैया अब डिवीजन बड़ा मेंबर है, ये तीनों छोटे मेंबर हैं। डिवीजन अब बड़ा है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे बड़े मेंबर को सॉल्व करना है, बड़े मेंबर को। तो यहां अगर आपने 100 को 50 से गुणा कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, घर का बड़ा मेंबर बुरा मान जाएगा। तो हमें किसको सॉल्व करना है बच्चे? सबसे पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। 50 भाग 10 कितना होता है? 10 पंजे 50। देखो बच्चे, A भाग B, इसका मतलब क्या होता है? A बटा B भी होता है, साइड में ब्रैकेट में बंद करके लिख लो। A भाग B का मतलब A बटा B होता है। तो 100 गुणा 50/10 प्लस 5 माइनस, अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, 6 तिया 18। तो 0 से 0, 100 पंजे 500 प्लस 5 माइनस 18, ये हो जाएगा 500 माइनस 13, ये हो जाएगा 487। क्या सभी का आया है? क्या बात है, मजा आ गया। चलो एक साइन को और ऐड कर लेता हूं, एक साइन को और थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूं। कौन सा? डिवीजन हो गया ना, डिवीजन हो गया। ऑफ को और ऐड कर लेते हैं, ऑफ को और ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा 22 डिवाइडेड बाई 11 गुणा 8 ऑफ 2 प्लस 20 भाग 5। चलिए, मल्टीप्लाई भी आ गया, प्लस भी आ गया, भाग भी आ गया, ऑफ भी आ गया। करिए, करेंगे इस सवाल को बच्चे। कौन इस सवाल का जवाब मुझे सबसे पहले देगा? बताएंगे सभी लोग? बताएंगे जल्दी से बच्चे। बस ध्यान रखना है, घर के सबसे बड़े मेंबर को, BODMAS, इसी पैटर्न में जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। तो यहां आप लोगों का आंसर आ रहा है 36। क्या बात है। तो बच्चे सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ऑफ को। तो घर के सबसे बड़े मेंबर यही है। तो 22 भाग 11 गुणा 8 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, मैंने आपको बताया है। तो 8 गुणा 2 कितना होता है? 16 प्लस 20 भाग 5। तो 22 भाग 11 कितना होता है? 11 दूनी 22 गुणा 2 गुणा 16, सॉरी, प्लस 20 भाग 5, 5 चौके 20। तो 16 दूनी 32 प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 36। बिल्कुल सही जवाब। मैं कह रहा हूं गलती की कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं, कोई भी गुंजाइश गलती की नहीं बचेगी अगर आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो। चलिए एक लास्ट सवाल देता हूं जिसमें हम ब्रैकेट को भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम बच्चे ब्रैकेट को भी इंक्लूड करेंगे, वो सवाल और देता हूं। और फिर मैं आपको छोटी छोटी कैलकुलेशंस बताऊंगा जिनमें अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है, और फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। देखो, ये चैप्टर ऐसा है भाई जिसमें सवाल कराना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सवाल तो आपके पास बहुत सारे मिल जाएंगे बोर्ड मास के, उठाओ बोर्ड मास के सवाल दुनिया भर के हैं, लेकिन जो बारीकी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो अगर मैं आपको समझा गया तो आप एक भी सवाल में नहीं फंसोगे, एक सिंगल सवाल में, है ना। तो यहां मैं अब बात करता हूं 80 गुणा
80 भाग 8 ऑफ 2 प्लस या ब्रैकेट में 100 भाग 10 गुणा 2। ये सवाल करिए। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा बताएंगे सभी लोग। क्या उत्तर आएगा इसका? सर फ्रैक्शन पी बाई क्यू का बताऊंगा सब, बच्चा तसल्ली तो रखो। देखो भाई, सबसे पहले अब यहां घर का सबसे बड़ा मेंबर कौन है? ब्रैकेट। ब्रैकेट है बच्चे, इसको सॉल्व करें तो यहां से सॉल्व करके क्या मिलेगा? ब्रैकेट के अंदर भी सबसे बड़ा मेंबर भाग है, गुणा से बड़ा कौन है? भाग। तो 10 धाम 100 और गुणा 2। तो ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें क्या मिल गया? 20। ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या मिल गया? 20, क्योंकि 100/10 भाई, 100/10 कितना मिलेगा? 10। और उस 10 की 2 में गुणा होगी तो 20। तो ये मिलेगा 80 भाग 8 ऑफ 2। और इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है गुणा 20, है ना? तो भाई अगर मैं ये कह रहा हूं ना 2 और ब्रैकेट में 20, इसका मतलब 2 गुणा 20 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां अब सबसे बड़ा मेंबर कौन है? ऑफ। ऑफ 80 भाग 8 दूनी 16 और गुणा 20। अब घर का सबसे बड़ा मेंबर कौन है? भाग। तो 80/16 और गुणा 20। तो यह आएगा 16 पंजे 80 और 5 की 20 में गुणा होगी तो आएगा 100। और ये अच्छा सवाल था बच्चे, ये अच्छा सवाल था जहां पर सारे के सारे जो थे वो बड़े मेंबर थे, जहां पर सारे के सारे बड़े मेंबर थे, बुजुर्ग थे, बच्चा कोई भी नहीं था। बुजुर्गों की आपस में लड़ाई थी कि सबसे पहले किसके पैर छुए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, हमें मिला 20। हमने पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिख दिया। फिर अब घर का बॉड मास के अकॉर्डिंग, BODMAS, अच्छा बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब घर का सबसे बड़ा मेंबर कौन है? ऑफ। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16। अब ऑफ सॉल्व हो गया। अब घर का सबसे बड़ा मेंबर कौन है? भाग। तो 80/16 और गुणा 20, ये वाला। तो 16 पंजे 80 और 5 की 20 में गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 100। सभी लोग 100 आंसर दे रहे हैं। तो ये हो गए बच्चे बॉड मास के सारे साइन के, मैंने आपको सवाल प्रैक्टिस करा दिए हैं। ऑफ भी और ब्रैकेट भी, कोई भी साइन अब नहीं बचा है और आपके दिमाग में एक पैटर्न सॉल्व हो चुका है कि अब सवालों को किस तरीके से करना है हमें, है ना? अब छोटी 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 जो कैलकुलेशंस है ना, उनको उनके तरीके और उनके कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं अगले 10 मिनट में, और फिर हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा ना इस चैप्टर में सवालों की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बाद में, पहले इंपॉर्टेंट है और प्राइम इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट। चलेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, 4-5 कॉन्सेप्ट ऐसे हैशटैग बनाकर आपको मैं सिखाऊंगा। सपोज, और वो कंफ्यूजन होते हैं, वो बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन होते हैं कि यार ये कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी आपकी। 4-5 हैशटैग आपको पढ़वाऊंगा मैं। अगर कहीं भी A भाग B लिखा होगा, इसका मतलब होता है बच्चे A/B। क्या होता है? इसका मतलब होता है A/B। अगर कहीं भी ऐसे लिखा होगा A/B भाग C/D, कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है A/B भाग C/D, बच्चे अगर मैं इस भाग के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहता हूं तो पता है क्या होता है? A/B तो ऐसे ही आ जाएगा और ये भाग का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा
और जो ये सी बटा डी है ना, ये पलट जाएगा, ये डी बटा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये पलट जाएगा, ये डी बटा सी हो जाएगा। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि 10/7 भाग 5/14, तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो ये कैसे होगा? ये हो जाएगा 10/7 और भाग के साइन को मल्टीप्लाई में बदलो, तो ये जो सामने वाला फ्रैक्शन है ना, ये पलट जाएगा 14/5। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा बच्चे? 2 दूनी 4। आंसर कितना मिलेगा? आंसर मिलेगा हमें 4। क्या होता है कि ये सामने वाला चीजें पलट जाती हैं। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अगर कहीं भी आपको ऐसा मिले, चलो ये चीज तो आप समझ गए, अगर कहीं भी आपको ऐसा मिले, तीसरा कॉन्सेप्ट, कि ए भाग बी भाग सी, ऐसे 2 बार डिवीजन है, घर के 2 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? क्या करना है? देखो इनको, इनके स्टेप वाइज देखो। अगर 2 डिवीजन एक साथ मिल जाएं, तो कहीं भी 2 डिवीजन, तो क्या करना है? ए भाग बी, और भाग को मैं क्या लिख सकता हूं? बी बटा सी, ऐसे लिख सकता हूं, बी बटा सी, है ना। ए भाग बी को ए बटा बी लिख रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे? ए और भाग को अगर मैं गुणा में चेंज कर रहा हूं, तो ये वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, सी बाई बी। तो क्या हो जाएगा? ए गुणा सी बटा बी। कहीं भी अगर आपको ऐसे चीजें दिखती है और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, कहीं भी अगर आपको ए भाग बी और भाग सी दिखे, तो आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई बी कर देना है। आपने क्या करना है? आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई बी। ये मैंने सॉल्व करके भी बता दिया कि ए गुणा सी बटा बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कहीं ऐसा है 10/7 भाग 14, बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? तो आपने क्या करना है? पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड बाई करना है दूसरा। तो ये हो जाएगा बच्चे 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। सपोज अगर कहीं ऐसा हुआ 80/17 भाग 34, कहीं ऐसा है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई 80 गुणा 34 और डिवाइडेड बाई क्या? 17। तो 17 दूनी 34 और 80 दूनी 160। तो यहां आंसर क्या मिलेगा बच्चे? हमें मिलेगा 160। इस तरीके से आपने इन चीजों को सॉल्व करना है। चलो ये वाला हैशटैग आपका क्लियर हुआ। अगले हैशटैग पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि एक कंफ्यूजन अब बहुत रहता है बच्चों में कि एक फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है a बटा बी और दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है c बटा डी। तो हमारे पास भिन्न है और दोनों एक दूसरे के डिवाइड में है। तो पहले तो मैं इनको ना डिटेल में आपको समझाता हूं बच्चे। पहले मैं डिटेल में आपको समझाता हूं क्या, इसको जो बीच में ये भाग का साइन है ये वाला, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a बटा बी भाग इस वाले साइन को c बटा डी? कोई दिक्कत है आपको? बस देखते रहो आप। आपने क्या करना है? देखना है, कॉपी में नोट मत करो, सामने देखो सभी लोग। ये वो चीजें हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। सीधा सवाल, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है, बोर्ड मास का मतलब है, आप किसी की भी क्लास ओपन करके देख लो, सीधा वो सवालों पे आते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताएंगे, BOD MAS इस पैटर्न में करेंगे और सीधा कहेंगे चलो सवालों पे चलते हैं। हर टीचर को मैंने देखा है, सीधा कहेंगे चलो सवालों पे चलते हैं, सवालों से समझेंगे। अरे भाई, सवालों में जो छोटी छोटी मिस्टेक है उन्हें कौन बताएगा? मैं हर मिस्टेक पे काम करके तब आपको लेकर जाऊंगा आगे। तो मैंने कहा a बटा बी ये भाग c बटा डी। मैंने कहा इस भाग के साइन को ऐसे बदल दो। अब इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करना जरा। a बटा बी भाग को अगर मैं गुणा में चेंज करता हूं तो ये सामने वाला फ्रैक्शन पलट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? a गुणा डी बटा b गुणा c।
कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है? ठीक किया आपने? यस। अब सर इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? चलो ये तो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। अगर ये डायरेक्ट बने तो कैसे करेंगे सर? देखना, पहले की मल्टीप्लाई सबसे लास्ट में कर दो, सबसे लास्ट में, और दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे में कर दो। ये करना है आपको। दो फ्रैक्शन, दो भिन्न दिए हुए हैं, तो पहले की मल्टीप्लाई सबसे लास्ट में, यानी कि ए गुणा डी बटा बी गुणा सी, बी गुणा सी। ओके, चलो एक सवाल देता हूं आपको मैं। मैंने कहा 2/3 अपॉन अपॉन 5/8। करना इसको सॉल्व जरा। ये फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है। जल्दी से बताओ, मुझे सॉल्व करके जल्दी से बताओ बच्चा, इस सवाल का जवाब क्या बनेगा? सर पहले की मल्टीप्लाई लास्ट में कर दो, दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे में कर दो। ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और ये आ जाएगा 3 पंजे 15। तो हमें क्या मिलेगा यहां से सॉल्व करके? हमें मिलेगा 16/15, 16/15। ओके, चलो ये बात तो क्लियर है। बच्चे अगर मैं कोई संख्या लिखता हूं, देखना ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं कोई भी संख्या लिखता हूं, देखो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न होता है किसी भी संख्या को अगर आप a बटा बी की फॉर्म में लिखते हो तो। कोई भी संख्या अगर a बटा बी की फॉर्म में लिखी जाए दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम भिन्न कहेंगे। किसी को भी अगर मैंने a बटा बी की फॉर्म में लिख दिया तो यहां अगर मैं कहता हूं आपसे 5, क्या 5 एक फ्रैक्शन है? यस और नो? अगर मैं कोई नेचुरल नंबर सीधा लिखता हूं बच्चे, कोई भी मैं प्राकृतिक संख्या लिखता हूं 5, क्या वो फ्रैक्शन है? भिन्न है क्या वो? बताएंगे? बताओ भाई, क्या ये फ्रैक्शन है? यस और नो? कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस। बच्चे किसी भी प्राकृतिक संख्या में, ये प्राकृतिक संख्या ही है ना, नेचुरल नंबर है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में आप बटा 1 कर सकते हो। किसी भी संख्या के बटे में 1 कर सकते हो आप, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। 5/1, 5 का मतलब है 5/1, आप कर सकते हो। और जैसे ही आपने 5/1 किया, भाई साहब ये तो भिन्न बन गया, ये तो फ्रैक्शन बन गया। तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछे आगे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या क्या फ्रैक्शन होती है, आप कहना यस सर होती है। हर प्राकृतिक संख्या एक फ्रैक्शन, एक भिन्न होती है, क्योंकि उसके बटे में 1 लिखकर मैं a बटा बी की फॉर्म में कह सकता हूं, उसके बटे में 1 लिखकर। तो ये चीज आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। चलो अब इसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन मैं आपको बताता हूं। भाई मैंने आपसे बोला a बटा बी एक फ्रैक्शन है और इसको डिवाइड किया है केवल c से, केवल c से। अब बताइए इसको सॉल्व करके, जल्दी से मुझे आंसर आप ही लोगों से चाहिए। मैंने कहा ऊपर का फ्रैक्शन तो a बटा बी है और नीचे का नीचे केवल एक संख्या है c। और आपने अभी अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि पहले की गुणा लास्ट में और दूसरे की गुणा तीसरे में, दूसरे की गुणा तीसरे में। कैसे करेंगे यहां, यहां पर इसको कैसे करेंगे बच्चा, जल्दी से आप मुझे बता दो। क्या बात है, समझ गए आप लोग। तो देखो इसमें क्या करना है बच्चे, a बटा बी को तो मैं ऐसे ही रखूंगा। जो नीचे अकेला ये c है, क्या इसके बटे में मैं 1 कह सकता हूं? इसके बटे में 1 लिख दो। और जैसे ही आपने 1 लिखा तो पहले की गुणा चौथे में और दूसरे की गुणा तीसरे में।
तो ये हो जाएगा ए गुणा 1 बटे बी गुणा सी, यानी कि ए बटा बी गुणा सी। क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा ए बटा बी गुणा सी। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मैंने कहा 20 बटे 7 बटे 5। 20 बटे 7 अलग फ्रैक्शन है और इसके बटे में 5 हमने अलग किया है। आपने क्या करना है, आपने देखना है इस 5 के बटे में 1 लिख दो, तो पहले की गुणा लास्ट में, दूसरे की गुणा तीसरे में, यानी कि जो ये बटे 5 है इसकी गुणा 7 में होनी है। तो ये हो जाएगा 20 बटे 7 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये मिलेगा हमें 4/7। क्या मिलेगा बच्चे? ये मिलेगा 4/7। एक और एग्जाम्पल आपको अगर मैं देता हूं, मैंने आपसे बोला कि 28 बटे 5 ये कोई फ्रैक्शन है और इसको मैं डिवाइड करता हूं किससे? इसको मैं डिवाइड करता हूं 14 से। बताओ जल्दी से, जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका क्या होगा। भाई ये 14 है, इसके बटे में मैं 1 लिख सकता हूं, तो 28 की गुणा 14 में करो, 5 की 28 गुणा 1 में, 5 की गुणा 14 में, तो 28 गुणा 1 28 और 5 गुणा 14, तो 14 दूनी 28, ये मिल जाएगा हमें 2/5। क्या मिलेगा बच्चे? ये मिलेगा हमें 2/5। ठीक है, चलो ये सेकंड हो गया। अगर ये कुछ इस तरीके से होता कि ऊपर तो केवल एक ही संख्या होती और नीचे पूरा फ्रैक्शन होता, नीचे पूरा फ्रैक्शन होता। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने देखा था कि ऊपर पूरा फ्रैक्शन है, नीचे केवल एक संख्या है, नीचे केवल एक संख्या है। अभी हम क्या कर रहे हैं? ऊपर केवल एक संख्या, नीचे पूरा फ्रैक्शन। तो जो ऊपर की संख्या है ना, उसे फ्रैक्शन में बदल लो बटा 1 करके, बटा 1 करके उसे फ्रैक्शन में बदल दो और आपका आंसर आ जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर रहे होंगे? वो कर रहे होंगे सर जो ऊपर की संख्या है ना उसे a बटा 1 लिख लो और जो नीचे का तो b बटे c है ऐसे ही रहने दो। तो सर उस केस में पहले की गुणा लास्ट में और दूसरे की गुणा तीसरे में, यानी कि यहां पर होगा a गुणा c बटा b। क्या होगा बच्चे? a गुणा c बटा b। वेरी गुड। अगर मैं आपको यहां एक एग्जाम्पल देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं बच्चे, मैंने आपसे कहा कि 15 बटे 5/7, तो ये फ्रैक्शन कैसे होगा? ऊपर तो केवल एक संख्या है और नीचे पूरा फ्रैक्शन है, नीचे पूरा भिन्न है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में कैलकुलेशंस में मतलब हमसे पूछा जाता है। देखो सिंपलीफिकेशन चैप्टर का नाम है सिंपलीफाई करना, सरलीकरण करना। उसमें भी अगर मैं आपको 10-15 क्वेश्चन पढ़ा के निकल गया तो फिर मजा नहीं आएगा। आपको चीजों को सिंपलीफाई करना सिखाना होगा, कैसे चीजों को सिंपलीफाई, कैसे चीजों को सरल किया जाता है ना। तो यहां पर आपने क्या करना है, इसको आप लिख सकते हो 15/1, इसको तो 15/1 लिख दो और इसको 5/7 लिख दो। तो आपने क्या करना है, पहले की चौथे में गुणा, दूसरे की तीसरे में। तो 15 की 7 में गुणा करेंगे 105 और 1 की 5 में करेंगे 5, तो ये मिलेगा मुझे 21। कितना मिलेगा बच्चे? ये मिल जाएगा मुझे 21। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल सटीक क्लियर हो गए। अगर फ्रैक्शन a बटा b और c बटा d दिया हो जैसे ये, तो पहले की गुणा चौथे में, दूसरे की तीसरे में। अगर हमें ऐसे दिया हो कि ऊपर का फ्रैक्शन तो पूरा है, नीचे हमें केवल एक संख्या दे दी, नीचे केवल एक संख्या, तो आप उसकी मल्टीप्लाई किस में कर देना? उसकी मल्टीप्लाई आप b में कर देना। तो क्या मिलेगा? a/b गुणा c। अगर आपके पास ऐसा हो, ऊपर एक संख्या है, नीचे पूरा फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे? जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, इसकी मल्टीप्लाई आप a के साथ कर दो।
इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई आप ए के साथ कर दो, यानी कि हम कहेंगे ए गुणा सी, ये लिखा हमने ए गुणा सी, और ये बटा बी रहेगा। सपोज अगर मैंने तुमसे कहा कि 80/15 और बटे 60, तो पता है ये क्या होगा, 15/60, ये पूरा फ्रैक्शन है। तो इस 60 की मल्टीप्लाई सीधा आप ऊपर कर सकते हो, तो 80 गुणा 60/15 आप ऐसे कर सकते हो, 15 चौके 60 और 8 चौके 32, दैट इज 320। तो ये फ्रैक्शन का कंफ्यूजन बड़ा होता है बच्चों को, और अब नहीं होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं बच्चे, थोड़ा सा योग भी देख लेते हैं, फ्रैक्शन का सम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का योग कैसे करते हैं, सम या फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के जोड़ और घटाव कैसे करते हैं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और मुझे इन भिन्नों को जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा। ये भी है, इसमें भी बच्चे अगर बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान कि सर इनको पता नहीं कैसे लोग जोड़ देते। चलो पहले एक इन दोनों को ही रखते हैं, पहले इन दोनों को ही रखते हैं, एक हम आगे बाद में बढ़ाएंगे। मैंने कहा 1/2 प्लस 1/3, देखो इसको 2-3 तरीके होते हैं बच्चे, 2-3 तरीके होते हैं कि या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें और इसकी इसमें, क्या होगा 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 डिवाइड बाई, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2×3 = 6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/6। एक तो तरीका ये हो गया, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 1/2 प्लस 1/3 आपके सामने है। आपने क्या करना है बच्चे, आपने 2 और 3 का एलसीएम लेना है। आपने क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 और 3, एलसीएम का मतलब है कि वो छोटी से छोटी संख्या, सुनना, वो छोटी से छोटी संख्या जो 3 के पहाड़े में भी आती हो और 2 के पहाड़े में भी आती हो, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 3 एज वेल एज इन द टेबल ऑफ 2, दोनों के टेबल में आती हो, 2 के और 3 के में भी, वो होती है आपका एलसीएम। तो यहां मुझे 2 और 3 का एलसीएम कितना मिला, 6, मैंने यहां पे लिख दिया सबसे नीचे। 2 और 3 का एलसीएम कितना बचे, ये है 6, मैंने लिख दिया नीचे। अब क्या करेंगे, अब आप इस 6 को डिवाइड करो 2 से। देखो ये दिमाग में कैलकुलेशन होनी है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं लेकिन ये दिमाग में होनी चाहिए। आपने क्या करना है, 6 डिवाइडेड बाई जो ये पहली वाली संख्या है 2, कितना आएगा 3। इस 3 की मल्टीप्लाई यहां फ्रैक्शन में कर दो, 3 एकम 3, और यहां लिख दो प्लस। ऐसे ही आपने 6 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया 2, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन में कर दो, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/6। कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 5/6। एक और चीज अगर मैं आपको देता हूं, सपोज मैंने कहा 2/5 प्लस 5/8, या 5 या 7/10, ये आप करिए। ये फ्रैक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक तरीका है कि या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कि आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो, तो कितना आएगा बच्चे, 10 दूनी 20 प्लस 5 सत्ते 35 डिवाइडेड बाई, इन दोनों की आपस में कर दो, 10 पंजे 50, तो 35 और 20 कितना बच्चे, 55/50। ये आएगा 5 से 11 बार और 5 से 10 बार, ये आ जाएगा 11/10। एक तो तरीका ये हो गया, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप लिखो 2/5 प्लस 7/10,
और बच्चे आप 5 और 10 का एलसीएम लो, तो सबसे बड़ी संख्या 10 है और छोटी संख्या 5 है। तो वो संख्या जो 5 के पहाड़े में भी आती हो और 10 के में भी आती हो, वो होती है इनका एलसीएम। एलसीएम सब सीखेंगे वैसे हम। तो ये आ जाएगा 10, क्योंकि भैया 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, ये हमने लिख दिया नीचे। अब क्या करना है आपने, 10/5। क्या करना है, 10/5 कितना, दिमाग में कैलकुलेशन होना है। जैसे 5 दूनी 10, 2 बार गया है, और 2 की गुणा इस 2 में कर दो, तो 2 दूनी 4 प्लस 10 एकम 10, एक बार गया है, और 1 की गुणा 7 में कर दो, 7 एकम 7, ये आ गया 11/10, जो वहां पे बना था। एक बड़ी कैलकुलेशन दूं आपको ऐसी ही। चलिए ये सवाल करिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना, वो अच्छा लगेगा। अब वो अच्छा लगेगा आपको, पता है क्यों? क्योंकि आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 2 में ही कर सकते हो। इन 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा, फिर उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, फिर उनमें जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेगा, फिर उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। बढ़िया है, आप एलसीएम वाले मेथड से करो। आप क्या करो, एलसीएम वाले मेथड से। आप बच्चे इनका एलसीएम ले लो। क्या करेंगे आप, एलसीएम किस किस का, 5, 10, 15 और 20 का। ये आ जाएगा बच्चे, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। तो 20 तिया 60, 15 के पहाड़े में भी आता है, 10 के में भी आता है और 5 के में भी आता है। जब भी कई सारी संख्याएं मेरे पास हो और मुझे उनका एलसीएम निकालना हो, तो बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो और उस संख्या पे जाके रुक जाओ जो इन सब के पहाड़े में आती हो। हम रुक गए 60 पर, 60 पर, है ना? तो भैया बटे 60 कर दो। अब 60/5 करो तो 12 पंजे 60, 12 बार कटेगा, और 12 की गुणा 2 में कर दो, 12 दूनी 24 प्लस 60/10 करो तो 10 छिक्के 60, 6 बार गया, और 6 सत्ते 42 प्लस 15 चौके 60, 4 बार गया है, और 4 की गुणा 8 में कर दो, 4 या 32 प्लस 20 तिया 60, 3 बार गया है और 3 नाम 27। ठीक है भैया, आप जोड़ लो, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 7 15, हासिल का 1, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 125/60। आप सॉल्व करेंगे, 5 से जाएगा 12 बार और 5 से जाएगा 25 बार। बच्चे क्या मिल गया हमको, 25/12। तो इस तरह से आप बड़े बड़े फ्रैक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हो। बीच में अगर कहीं माइनस का साइन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन प्लस के हो, ये माइनस का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसे ही करना है, जैसा है वैसे ही करना है। ठीक है भैया, चलेंगे आगे। तो ये कुछ हैशटैग थे जो मुझे सॉल्व, हाँ अगर डेसिमल वगैरह का आ जाए, भाई कोई भी संख्या अगर डेसिमल की हो, जैसे 0.7 है और मुझे इसे फ्रैक्शन में बदलना हो, मुझे इसे फ्रैक्शन में बदलना हो, तो बच्चे हमें पता है क्या करना होता है, पॉइंट हटाया और पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने हम जीरो लगा देंगे। अब यहां पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगा दिया। हालांकि डेसिमल को मैं आपको अलग से समझाऊंगा जब हम सर्ड्स इंडिसिस पढ़ रहे होंगे। जैसे यहां पर मैंने लिखा 0.25, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे भाई, 0.25, पॉइंट को हटाया और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो यहां पर बटे 100 कर दिया। तो ये कितना हो गया हमारा, 25/100, यानी कि 1/4। तो पॉइंट को इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला 0.25 और डिवाइडेड बाई 0.35, इसे कैसे सॉल्व करना है बच्चे? एक बात ध्यान रखना, जब भी पॉइंट के बाद बराबर संख्या हो, जब भी पॉइंट के बाद बराबर संख्या हो, यहां पॉइंट अगर आप हटाते हो तो पॉइंट के बाद 2 संख्या,
यहां भी पॉइंट के बाद दो संख्या, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। पता है कैसे कैंसिल हुआ? आप अगर इस पॉइंट को हटाते हो तो पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगी। आप इस पॉइंट को हटाते हो, पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी। जैसे मैंने यहां पे किया है ना, पॉइंट हटाया, नीचे 100 से गुणा, तो यहां का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी। 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 25/35, यानी कि 5 पूरे 25 और 5 सत्ते 35। अगर कहीं ऐसा हो कि 0.5 अपॉन 0.25, अगर कहीं ऐसा हो तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? देखो, इसको करने का भी मैं आसान तरीका बताता हूं। यहां पर पॉइंट के बाद दो संख्या है, यहां पर पॉइंट के बाद एक संख्या है कि नहीं? आप क्या करो, इस 5 के आगे जीरो लगा दो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से जीरो लगा दो आप। मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं। 0.5 अपॉन 0.25 है। आप क्या करो बच्चे, इस पॉइंट के बाद दो संख्या है, इस पॉइंट के बाद एक संख्या है, आप इस पॉइंट 5 के आगे जीरो लगा दो अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि मैं पॉइंट के बाद दो संख्या करना चाह रहा हूं, और जीरो कितनी भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, कितना मिल गया? 50/25, यानी कि 2। पॉइंट के बाद संख्याओं को बराबर कर लो जीरो लगाकर, और अब पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बन जाएगा। तो ये कुछ कंफ्यूजन थे या कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको आज सिखाए हैं बच्चे। इनकी प्रैक्टिस मैं चाहता हूं कि कल ही हम करें अब। तो ठीक है, आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूं। कल का जो सेशन होगा कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन होगा। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ अगर आज की क्लास में मजा आया हो तो। कल की क्लास में आने से पहले आज की क्लास का रिवीजन करके आना, क्योंकि कल मैं केवल प्रैक्टिस सेशन रखने वाला हूं। कल कॉन्सेप्ट बहुत कम सिखाऊंगा आपको, एक ही कॉन्सेप्ट होगा जो ट्रिक होगी इन तरह के सवालों की थोड़ी सी, कि कम समय में कैसे करना है और एक्यूरेसी के साथ। आज मैंने आपको प्योर कॉन्सेप्ट सिखाए। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहो, आपके पास टाइम हो, तो बुक से बोर्ड मास के सवाल उठाना और करके देखना। जो जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से करके देखना। बाकी कल प्योर हम करेंगे, 18, 20, 25 सवाल करेंगे, और सारे के सारे बोर्ड मास के होंगे और मजा आएगा। लेकिन उससे पहले बच्चे एक प्रॉमिस करके जाओ कि सर कल हम इस क्लास का रिवीजन करके आएंगे। जो भी छोटी छोटी कैलकुलेशंस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, वो सबका रिवीजन करके आना जरूरी है बच्चे। मैं अगर चाहता तो आज की ही क्लास में ये सिंप्लीफिकेशन एंड कर देता। ये 20 सवाल मैं लेकर आया हूं, अब भी रखे हुए हैं मेरे पास 20 सवाल। आपको अगर लग रहा हो ना सर के पास सवाल नहीं है, ये देखो, ये मेरे पास 21 सवाल है। मैं चाहता तो मैं इन 21 सवालों को आपको करा के क्लास एंड कर देता। मैं कहता सिंप्लीफिकेशन खत्म है, कल मिलेंगे सर्ड सिंडेसिस घातांक करने में। लेकिन वो एक काम खत्म करने वाली बात हो जाती। लेकिन आप लोग हमारे वो बच्चे हो जिनसे हम ना दिल से कनेक्ट हैं। एसएससी जीडी मतलब हमारे लिए ना प्राण है, आप ये कह सकते हो। 2021 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, और एसएससी जीडी वाले बच्चों से ना एक अलग ही रिलेशन है। वो बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं और भावुक मन से आते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यार जो आने वाले बच्चे हैं ना, उनको हम और दिल से पढ़ाएं। तो आपको इतनी डिटेल में पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि आप एक भी सवाल एग्जाम में छोड़ कर ना आओ, बटे में से बटे करके आओ। तो काम पूरा करने का मकसद नहीं है, आपको सिखा दूंगा 3 महीने में मैथ। बस प्रॉमिस है कि आपको साथ जुड़े रहना होगा। जो साथ जुड़ा रहेगा वो मैथ सीख जाएगा, जो साथ जुड़ा नहीं रहेगा अब वो उसके ऊपर है कि वो सीखे ना सीखे, वो उसके ऊपर है। ठीक है भैया, तो बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।